नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सभी दल अपनी सुविधा के अनुसार विरोधियों पर जुबानी तीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर पर विपक्ष ने विश्वासघात किया है और जानबूझकर विपक्ष वोटिंग से पहले सदन से भाग गया, वरना वोटिंग के दौरान घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। प्रधानमंत्री ने कहा, ममता खुद विपक्ष की बात करती हैं, लेकिन बंगाल में विपक्ष को धमकाने के लिए हिंसा का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यही टीएमसी की राजनीति है। वहीं पीएम के प्रहार से इतर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन वाली कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग करने पर हमला बोला। ममता ने कहा कि पीएम अपनी विचारधारा भूल गए हैं, वो घबराए हुए हैं और बीजेपी न्यायपालिका के आगे नहीं बल्कि अराजकता के आगे झुक गई है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ममता की सहयोगी कांग्रेस भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं, अगर संसद में मोदी सरकार बहुमत के मामले में बाहुबली है तो क्या विपक्ष उनके सामने नतमस्तक हो जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अब तो कॉमेडियन भी सावधान रहें, मजाक उड़ाना उन्हें महंगा पड़ सकता है। कुल मिलाकर विपक्ष का अविश्वास अभी भी कायम है। वो ये दिखाने का प्रयास किसी भी हाल में मोदी सरकार के आगे झुकेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विपक्ष पर वार कर रहे हैं, विपक्ष के पास उनके खिलाफ जवाबों की कितनी धार है। सवाल यह भी है कि सियासत जनता के हित में ढूंढ रही है या फिर कुल मिलाकर 2024 के सियासी समर की तैयारी पर ध्यान है। ठोकेंगे हर एक पहलू पर ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया, इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं, नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते। पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। ये राहुल गांधी एंड कंपनी है, किसी एजेंडे के तहत काम करती है, देश को शांत नहीं रहने देना। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। विपक्ष सदन को रोकेंगे, मेजें थपथपाएंगे, स्पीकर के पास आकर हल्ला करेंगे। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार जारी है और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साधना भारती, कांग्रेस की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वयं पुरोहित, टीएमसी के प्रवक्ता है और धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी-आर के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले साधना भारती, मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने विश्वासघात किया है। सदन से क्यों भाग गए विपक्ष के लोग जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया? साधना भारती जी, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय बोलना शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 घंटे तक मां से मणिपुर नहीं बोला, मां से मैं बोलते रहे। इधर उधर की बात किया। जब मोदी जी का मैं सुनकर लोकसभा में जो विपक्ष था वो थक गया। उन्हें लगा कि अब तो ये मणिपुर पर चर्चा करेंगे ही नहीं, बात रखेंगे ही नहीं। तो फिर लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया और जब वॉकआउट किया तब जाकर
मां से मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जरूर, लेकिन सीएम को बर्खास्त करने की बात नहीं की, इधर की बात की, उधर की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि किस तरीके से शांति बहाल करने का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा कि नहीं। उन्होंने बात नहीं की मणिपुर की उन 2 महिलाओं की जिसमें एक सैनिक की पत्नी है, जिनके पति ने ये कहा, जो योद्धा रहे कारगिल के युद्ध के, उस सैनिक ने ये कहा था कि मैं अपनी धर्म पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हुआ, लेकिन अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में तो सफल हो गया था, लेकिन आज अपनी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। तो फिर क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? और मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या बोला आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा में? मात्र झूठ बोला। उन्होंने फिर कह दिया जी IIMC खुला था नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, मोदी सरकार में। अरे आदरणीय मोदी जी, अरे मोदी सरकार, भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी, जरा पढ़िए और पढ़ने के बाद आप आकलन कर पाएंगे कि 2011 में मिजोरम के अंदर IIMC खुल गया था। ये तो वही बात हो गई जैसे लोकसभा के अंदर जिस तरह झूठ बोला गया। पहले मोदी जी ने रोजगार मेले में भी ये कहा था, अमेरिकी दौरे पर भी कहा था कि 2014 से 2022 तक हर साल भारत में एक नया IIT और IIM खुलता है। ने बोला तो उस वक्त क्यों सदन से भाग गए? कम से कम आप सुनते तो प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया है। अरे नहीं, मुझे लगता है मोदी जी ने कुछ विस्तार से तो नहीं बताया आदरणीय साधना भारती जी, इसलिए तो कह रहा हूं, अगर आप लोग सुनते तो आपको पता चलता प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में बहुत कुछ बताया है सदन में। आपको तो उस वक्त कम से कम वापस आ जाते, आदरणीय आप सदन में वापस आ जाते, आपके सांसद सब लोग पहले सदन में नहीं वापस आ जाते साधना जी, जब मणिपुर पे बात हो रही थी, क्योंकि अभी तक लगातार आप लोग ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सदन में कब बोलेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आप भाग जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? देखिए, ये ऐसी राजनीति नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अरे भाजपाइयों, आंख खोल कर देखो, घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता खाने देखो, गौड़सेवादी दानवों की सुधा जगी है। और इसीलिए हम आदरणीय मोदी जी से राजनीति नहीं गौरव करते गोगोई मणिपुर को के रिप्लाई विषय पर। करने का अब मौका आप सुन मिलता, लीजिए, प्रधानमंत्री के जवाब के बाद गौरव गोगोई को रिप्लाई करने का मौका मिलता, लेकिन आप भाग गए। खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूं। सवाल सुन लिया मेरा, नहीं पहले मेरा एक जवाब ले लीजिए कि आपने बोला है। ये कहना चाहती हूं कि देखिए, समझना पड़ेगा, इंडिया का जनतंत्र जनता से चलेगा, जिद से नहीं चलेगा, मद से नहीं चलेगा, मधुरता से चलेगा, मन से नहीं चलेगा, मानवता से चलेगा। एक मंत्री नारायण राणे धमकी देते हैं औकात दिखाने की, गरिमा गिराते हैं मंत्री पद की। दूसरी मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ईडी घर भिजवाने की धमकी देती है, उन्हें तो निलंबित नहीं किया जाता। चलिए मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। चलिए साधना भारती जी, आपने जो सवाल उठाया, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूँ। के शर्मा जी, विपक्ष क्यों भाग गया सदन में से? अभी भी हंसी आ रही है। देखिए, मुझे तो हंसी इसलिए करके आपके बीच में कोई नहीं बोला है। साधना जी देखिए, मैं शुरुआत में आपको बता देता हूं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला है, आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। के शर्मा जी, मैं नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ ठहाके मत लगाइए। सदन में भी इन्होंने ठहाके लगाए, यहाँ ठहाके मत लगाइए, बस बोले। नहीं, मैं तो, मुझे तो हंसी आएगी ही, इस बिलाप पे तो हंसी ही आएगी ना, और क्या कह सकता हूं मैं। आपको 3 दिन का अवसर विपक्ष को दिया कि आप आइए, बहस कीजिए, आप चर्चा कीजिए। 20 दिन से हम कंटिन्यू कहते आ रहे हैं कि मणिपुर पर आइए, बहस कीजिए। आपकी संवेदना यदि मणिपुर के प्रति होती, इन विपक्ष की और कांग्रेस की, तो विशाल जी ये पहले ही आके बहस करते। अभी आपने पूछा है भाग क्यों गए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो विपक्ष सुन ही नहीं पाएगा। ये कोई पहली बार भागे हैं क्या सदन से? आपको राष्ट्रपति अभिभाषण का भी याद होगा, उसके पहले के भी आपको जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण याद होंगे। ये हमेशा जो है भागते हैं, ये भगोड़े हैं, ये सदन का ना सम्मान कर सकते ना सीख सकते, क्योंकि इनकी व्यवस्था यही है। अब रही बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्वासघात किया कि 20 दिन तक ये चुप्पी साधे में ये जो है सदन नहीं चलने दिए इसी मणिपुर के नाम पर, जबकि बहस हो सकती थी। गृह मंत्री जी ने इतने विस्तार से एक दिन पहले 2 घंटे 16 मिनट तक मणिपुर पर बोला। प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे से ज्यादा बोला। आपने ठीक कहा कि जब प्रधानमंत्री, चलो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते, देश की विकास की बात तो कांग्रेस कैसे सुन सकती है? इनको तो लगता है इनके कान में कोई जो है शीशा घोल के डाल देता है। यदि देश की विकास की बात हो, भारत के विकास की बात हो, तो इनको तो ये विडंबना है, तो वो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपने ठीक कहा कि जब मणिपुर पर बोलने लगे तो वापस आ जाते, लेकिन वापस आते तो एक बड़ी विडंबना होती विशाल जी,
जो हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि इनकी कलई खुल जाती, इनकी कलई खुल जाती। अभी बीच में चिल्लाएंगे विशाल जी, इनको साधना जी एक एक करके देखिए, मैं सभी मेहमानों से यह अपील करता हूँ। साधना जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए इस तरह से आप डिबेट को डिरेल मत करिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं जो बात पूरी के शर्मा विशाल जी, मुझे साधना भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे के शर्मा जी से जवाब पूरा लेने दीजिए, फिर मैं स्वयं पुरोहित के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने यही कहा कि जब भारत के देश की विकास की बात आती है तो वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि भारत का विकास का मतलब कोई शीशा घोल के डाल दिया इनके कान पे। इनको इतनी तकलीफ होती है भारत के विकास से, देश के विकास से बहुत तकलीफ है। अब विशाल जी ऐसे क्या साधना जी देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते। आप हमें मजबूर मत करिए, आप किसी के बीच में मत बोलिए। साधना भारती जी मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिए, आपसे अनुरोध है। लेकिन किसी के बीच में आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा ना। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आपके बीच में भी कोई बोले। के शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, आपने कहा कि देखिए विपक्ष क्यों भागा, मैं आपको बताता हूं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब ये विपक्ष की यानी तो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन पाएंगे, और ये वॉकआउट के बाद क्यों नहीं आए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसके बाद वोटिंग होती है ना विशाल जी, विश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होती है। अब वोटिंग होती तो इनकी कलई खुल जाती है वहां पर, क्योंकि जितना ये अपना गठबंधन बताते हैं उससे भी बहुत कम संख्या वहां निकलने वाली थी। और ये स्थिति में इस दावे से इसलिए कहता हूं कि इसके पहले जो राज्यसभा में वोटिंग हुई दिल्ली के बिल के ऊपर, आप देखिए उसमें क्या हालात हुए हैं। उसमें जो है क्रॉस वोटिंग हुई, इनके पक्ष से लोग हटे, इन्हीं के गठबंधन के दल के लोग 4 लोग बाहर वोट नहीं डालने आए जो यही थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको जो है अंदर से डर था इस बात का कि ये जो आडंबर, ये जो नकली इंडिया एक गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का बना के बैठे हैं, घमंडिया गठबंधन, इसकी भी पोल उस दिन खुल जाती। चलिए आप कह रहे हैं कि डर था इसलिए ये भाग गए, पोल खुल जाती। मैं चलता हूं टीएमसी के प्रवक्ता के पास। स्वयं पुरोहित जी, आपने प्रधानमंत्री को आज सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंगाल में खूनी खेल खेला जा रहा है। क्या चल रहा है बंगाल में, क्या ऐसे खेला हो बे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का काम है आरोप लगाना, वो लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री है, मगर दुर्भाग्य का विषय है कि वो एक मतलब पूरे देश के अंदर में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उन राज्यों के अगेंस्ट के अंदर में वो अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको अब 2000 देखिए आपने संसद हुआ, प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए सब विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई। एकजुट होकर के उनसे कहा गया कि आप आकर के बोलिए, आप संसद के अंदर में मणिपुर में क्या हुआ हम बैठ करके चर्चा करते हैं, बात करते हैं। नहीं आए। जब जिस दिन चालू हुई ये बातचीत चालू हुई संसद में, उस दिन उन्होंने क्या किया, वो खुद नहीं आए। पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन आकर के अपनी बात उन्होंने रखी। 2.25 घंटे के भाषण में 2.25 मिनट उन्होंने मणिपुर पे बोला। अब देखिए मणिपुर से 2 सांसद आते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है। हम भी वहां पर मौजूद थे, सुन रहे थे, काफी देर प्रधानमंत्री ने बोला है मणिपुर पर। अब हालांकि हो सकता है आपके सांसद जब वॉकआउट कर गए होंगे तो आपको सही समय का आकलन ना हो पाया हो, जानकारी ना मिल पाई हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। मणिपुर से 2 सांसद आते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। गृह मंत्री ने जो बयान दिया था कि मणिपुर के बारे में, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके सहयोगी एनडीए के सांसद आकर के मीडिया के सामने खंडन कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलने का मौका दिया गया उन्हें? इस बात का जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि एक तानाशाह की सरकार है। जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। अच्छा स्वयं पुरोहित जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप सभी की मांग थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले। स्वयं पुरोहित जी, आप सभी की मांग थी लंबे समय से कि प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर पर बोले। आप ही लोगों की यह मांग थी, और जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया तब आप लोग निकल गए सदन से। आखिर आप शामिल होते, सुझाव देते, और प्रधानमंत्री ने तो आखिरी में ये कहा, आपने अगर बयान ना सुना हो तो मैं आपको प्रधानमंत्री की मणिपुर पर आखिरी लाइन बता देता हूं। राजनीति के खेल के लिए मणिपुर की भूमि का प्रयोग ना करें, आओ मिलकर मणिपुर के लोगों को विश्वास मिले। जी मैं बताता हूं,
मैं आपकी बात का जवाब देता जी। हूं। आपने जैसे कहा कि आओ हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर में शांति हो। मणिपुर जैसे बटा हुआ है, वहां के लोग बटे हुए हैं आपस में, समुदायों में, उनको एक साथ रहने के लिए चाहे अगर हमें जो उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा, जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा, जिनका पूरे जीवन का योगदान रहा है देश के अंदर में, उनके बारे में अगर वो गलत बात करेंगे तो क्या देश की जनता सुनेगी उनकी बात को? बैठ के नहीं सुनेगी। आज इंदिरा जी के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जिस इंदिरा गांधी ने टुकड़े कर पाकिस्तान को मतलब मुंह की खानी पड़ी, आज सोचिए इंदिरा गांधी के समय में भी इस तरह का माहौल हुआ था। 8 दिन के अंदर में स्थिति कंट्रोल कर ली गई थी। आज 4 महीने होने आ गए हैं और यहाँ पे लोग अभी भी कैंपों में रह रहे हैं। पुरोहित जी, सवाल वही है, सदन में आपके विपक्ष के नेता जो गौरव गोगोई जिन्होंने बहस की शुरुआत की थी, उनको जवाब देने का मौका मिलता, आप प्रधानमंत्री के बयान को सुनने के बाद उस पर जवाब देते, लेकिन आप लोग भाग गए। खैर, मैं धीरेन्द्र कुमार के पास जाता हूं, उसके बाद के शर्मा और साधना भारती। देश को संवेदनशील, महिलाओं के ऊपर में सोचने वाला प्रधानमंत्री। चलिए मैं धीरेन्द्र कुमार की प्रतिक्रिया लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, अरे आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, क्यों आखिर क्या लगता है जब मणिपुर पर चर्चा की मांग खुद विपक्ष ने की, कहा कि प्रधानमंत्री जवाब दे, और जब प्रधानमंत्री सदन में पहुंचे, मणिपुर पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष भाग गया? देखिए, राहुल गांधी जी का पूरे भाषण को सुनिए। उन्होंने कहा, अपने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का, मैंने क्यों शुरू किया ये भी उनको बाद में पता लगा। जब भाषण उन्होंने देना स्टार्ट किया तो पहले अपने घुटने के दर्द और क्या क्या बोल रहे थे, ना उनको समझ में आ रहा था, ना हम लोगों को समझ में आ रही थी बात। तो मणिपुर के बारे में कितने चिंतित ये लोग थे और कितने सजिंदा थे, ये वहां पर उनके जो आधे घंटे का भाषण हुआ उससे स्पष्ट हो गया। देखिए, राजनीति करिए, लेकिन देश के टुकड़े की स्थिति में मत राजनीति करिए। और अभी स्वयं पुरोहित जी बोल रहे थे, इंदिरा जी और नेहरू जी का देश के टुकड़े नहीं किया है क्या उन्होंने? आज जो इसका विभाजन का हम लोग भुगत रहे हैं वो किसकी देन थी? आज आप तमिलनाडु में एक द्वीप दे दिया श्रीलंका को, तो भारत माता के तो खंडित करने का, भारत माता को खंडित करने, भारत माता को सुनिए तो पुरोहित जी, फिर आपकी बात मैं बीच में नहीं ना बोलता हूँ, आप भी अच्छे हैं, आप भी सुन के जवाब दीजिए। आज उस द्वीप को आपने, श्रीमती गांधी ने दे दिया श्रीलंका को, तो भारत माता के अंगों को खंडित करने का काम किया। आज वही चीज आप मणिपुर में भी लाना चाहते हैं और आपके नेता कहते हैं कि भारत माता की हत्या कर दी गई। ये सब शब्द बोलते हुए जो खुद भारत माता के अंगों को खंडित करने का काम किया हो, जिस समूह, जिस गठबंधन ने, वो आज भारत माता की हत्या की बात करता हो, ऐसे बोलते हुए जीव नहीं लड़खड़ाता है अपनी माँ के बारे में। और रह गई बात की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था कि सेना की पत्नी अपने उसके इज्जत नहीं बचा पाई। आप बताइए कि सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाली यही कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जब इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसका सबूत मांग रहे थे। आज उस पर भी ये लोग न सेना के हैं, न ये लोग देशवासियों के हैं। और यही सब कारण है कि पिछले 9 वर्ष से चाहे जितने भी तरह के समूह बना रहे हैं, लेकिन देश की जनता, आप आपस में हाथ मिला लेते हैं सारे नेतागण, अवसरवादी समूह बना लेते हैं, लेकिन देश के लोग आपको अपनाने को तैयार नहीं है। मैं के शर्मा के पास चलता हूं। के शर्मा जी, यहां पर टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से जो कहा गया कि इंदिरा गांधी को भाषण के बीच में क्यों लाया गया, नेहरू का नाम क्यों लाया गया, बड़ा ऐतराज है स्वयं पुरोहित को, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा क्यों किया गया? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है विशाल जी, अतीत का काला अध्याय वर्तमान में जो है यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है, और ये यक्ष प्रश्न बनकर कांग्रेस के सामने पूरी जिंदगी रहेगा। जो जिस तरह से भारत को कलंकित किया है, आपका बीच में फिर स्वयं जी एक एक पुरोहित जी, मैंने तो नहीं बोला आपके। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, तो जिस ढंग से इंदिरा जी का कार्यकाल इस देश के लिए रहा है, क्या कोई भूल सकता है कि इस देश में 19 महीने तक इमरजेंसी किसने लगाई? किसने इस देश के संविधान को जो है जंजीरों में जकड़ दिया? क्या उससे कोई भूल सकता है? क्या कोई भूल सकता है कि अकाल तख्त पे हमला किसने करवाया सेना से? ये बात क्या सत्य नहीं है? क्या ये बात सत्य नहीं आएगा सामने कि किस तरह से सिखों का नरसंहार इस देश के अंदर हुआ है और किसके शासनकाल में हुआ है? बच्चों को जो है हजारों सिख भाइयों को कत्लेआम कर दिया गया, लाखों घर उजाड़ दिए गए, बच्चों के जो है गले में टायर डाल के जला दिया गया। ये सारी चीजें इतिहास ये नहीं आएंगे। और ये बात इसलिए भी आई
क्योंकि आपने उसी मिजोरम, उसी पूर्वी क्षेत्र में भारत से बमबारी, भारत की सेना से बमबारी कराया और बमबारी अपने ही देश के अंदर आपने करा दिया। तो यह काम किसने किया? इंदिरा जी ने किया। यही काम मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर मणिपुर के साथ भी यही इतिहास है, पूरा इतिहास। अभी ये बता रहे थे कि ऐसा, मैं कहता हूं 93 में जब 9 महीने तक नरसंहार चला और हजारों लोगों की वहां हत्याएं हुई, यूपीए शासनकाल में जो है 793 लोगों की हत्याएं हुई, तब आपकी बोलती क्यों बंद थी भाई? तब तो आप कभी नहीं मांगे कि प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री वहां कोई बयान करें। एक आपका एमओएस राज्य मंत्री पायलट साहब आके केवल सदन में बयान देके जाते हैं। तो यह आपका इतिहास बताना पड़ेगा कि मणिपुर की समस्या जो है यह विरासत की समस्या है जी। और उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अभी इन्होंने कई और प्रश्न उठाए। विशाल जी, वास्तविक स्थिति क्या है? ये 3 दिन की बहस क्या थी? ये तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस थी ना, मणिपुर पर बहस नहीं थी जी। फिर भी हमारी संवेदना देखिए, प्रधानमंत्री जी की संवेदना देखिए कि उन्होंने इस पर जो है चर्चा किया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है तो विभिन्न विषय पर उसमें विषय है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आया है ये जी। जो गौरव गोगोई की लाइन है और जो अविश्वास प्रस्ताव वो किसी उसमें तो है नहीं, सीधी लाइन है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। यदि टेक्निकली कहें, प्रधानमंत्री यदि नहीं भी बोलते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसी बीच में गृह मंत्री जो यहाँ के आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख हैं, उन्होंने जो है 2.25 घंटे मणिपुर पर बोला। प्रधानमंत्री जी आधे घंटे से ज्यादा मणिपुर पर बोले। साधना भारती नहीं जागी कि आप सुन सकें। आप तो घुटनों के और जोड़ों का दर्द सुनाते रहे, भारत माता का कत्ल करने की बात करते रहे। तो साधना भारती, तो मानसिकता, आपकी सोच ये है जी जी। तो इससे समझ जो है देश समझ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं मणिपुर पर। मणिपुर के प्रति कोई संवेदना नहीं है वहां की जनता की, केवल यदि है तो आपको राजनीति करना है, वो ऐसी राजनीति जो है आपको मुबारक। जनता साधना भारती, आपसे सवाल है क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है वोटिंग होती तो आपके गठबंधन की कलई खुल जाती, इसलिए पहले ही वॉकआउट कर गए आप। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय के शर्मा जी वही काम करते हैं जो कि उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं, महा झूठ बोलना। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपने जैसे के शर्मा जी को सुना वैसे ही मुझे सुनिएगा। मुझसे कोई प्रश्न है तो आप मेरे बोलने के बाद बिल्कुल पूछिएगा, आप पत्रकार अपना धर्म निभाइए। लेकिन मैं ये प्रश्न कर रही हूं, सबसे पहले तो आदरणीय के शर्मा जी, आप इंदिरा जी और नेहरू जी की बात करते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? ये आप बताइए कि इंदिरा जी की रणनीति से ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ और पाकिस्तान के टुकड़े हुए। तो हमने तो देश की मजबूती के लिए हम खड़े हुए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से तुलना मत कीजिए इंदिरा जी और नेहरू जी की। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए लाहौर चले जाते हैं और जा जाके विदेशों में अंगूठियां हीरा गिफ्ट कर रहे हैं, हीरा दिया जा रहा है। अरे आप देश की स्थिति पर जवाब दीजिए ना भाई साहब, वर्तमान में बताइए कि क्या चल रहा है। अगर इतिहास में आईआईटी बने, आईआईएम बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, वो किसने बनाए? सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। आप अगर इतिहास की बात करते हैं तो बताइए, भ्रष्टाचार की आप बात मत ही कीजिए तो अच्छा है। अरे भ्रष्टाचार में सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण ने देश के रक्षा सौदों में सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों के बंडलों की रिश्वत खाई, उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगी, उसके बाद भ्रष्टाचार की दुआइयां दीजिए आप। उसके बाद मैं कहूंगी कि जितने भ्रष्टाचारियों पर उंगली उठाते थे उन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। कह रहे थे अजीत पवार को चक्की पीसिंग, क्या हुआ? पार्टी में लाएंगे, पद पर बैठाएंगे, मलाई खिलाएंगे, यही तो चल रहा है आपके साथ। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान जिनका पर मुख्यमंत्री ऐसे पहले हुए इतिहास में मध्य प्रदेश के कि उनको स्वयं लोकायुक्त ने उन पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिलाया। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा घोटाला हुआ अभी सामने आया। 7.5 लाख अभ्यर्थियों के नंबर एक ही नंबर पे उनके आपने जोड़ दिए। अरे घोटाले पे घोटाला करेंगे। अभी आप कह रहे थे विकास, क्या विकास हुआ है आदरणीय के शर्मा जी? अडानी की आय हो गई है प्रतिदिन की 1002 करोड़ रुपए, किसान की आय हो गई है 27 रुपए प्रतिदिन, सारे कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दिया आपने, पेट्रोल डीजल 100 के पार आजादी के बाद पहली बार पहुंचा दिया आपने, टमाटर 160 साधना भारती में के शर्मा का जवाब लेना। देखिए, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, अब मैं आपसे सवाल, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। साधना भारती जी, आप इस तरह नहीं कह सकती हैं, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। नहीं, साधना भारती जी, आपको सवाल
बना तो सुनना लीजिए। पड़ेगा। ये साधना बायस भारती जी, मत आपको सवाल आप सुनना बायस पड़ेगा। मत आप इस सवाल तरह से पूछिए। कंटिन्यू, पूछिए। मैंने आपको पूरा मौका दिया। पूछिए सवाल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब आपके नेता राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर कितनी देर आपके नेता राहुल गांधी ने सदन में बोला? बहुत बड़ा मौका था, देश उन्हें सुनना चाहता था, आप लोगों ने बहुत बड़ा माहौल बनाया था, लेकिन अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कितने बुनियादी मुद्दों को उठाया? अरे भाई, बुनियादी मुद्दों को उठाया मतलब राहुल गांधी जी तो सड़कों पर भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक है, किसानों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा बताइए आगे भी मोदी निकल जाइए साधना जी, और भी मुद्दे जो सदन में उनको रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? बीच में मत बोलिए, आपने कहा, मैंने सुनी आपके बाद, मुझे जवाब तो देने दो, जवाब तो देने दीजिए आदरणीय विशाल जी, प्लीज ऐसे जी, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रही हूँ कि आदरणीय राहुल जी अभी तक सड़कों पर है, किसानों से मिल रहे हैं। आजादपुर मंडी गए थे, इन्होंने पूछा आजादपुर मंडी जाकर हाल, टमाटर कितने रुपए भाव है के शर्मा जी, पता है आपको? अदरक का क्या भाव पहुंच गया पता है आपको? क्या आजाद भारत में कभी 100 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल हुआ था क्या? बता दीजिए। चलिए, मैं साधना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूं। आप जो आरोप लगा रही हैं, आपको पूरा मौका मिला सदन में उठाइए। नहीं, सदन में आप सुनिए, सदन में कहां उठाया राहुल गांधी ने? उठाई जाती है तो प्रधानमंत्री साधना भारती जी, सदन में कहां उठाया राहुल गांधी ने? सवाल तो यही है ना। राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रही हैं आप, उन्होंने सदन में क्यों नहीं उठाया इन मुद्दों को? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? खैर चलिए, मैं के शर्मा का जवाब लेता हूं। आपने कई आरोप लगाए बीजेपी पर, मैं सीधा जवाब बीजेपी का लेता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? के शर्मा जी जवाब दीजिए। आपको भी नहीं दिखता लगता है बुनियादी? नहीं, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूं और उनके भाषण का मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। खैर के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल का एक बार रेट अपने मुंह से साधना भारती जी, आपके नेता को बोलना चाहिए था, आपके नेता नहीं बोल रहे। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। आपके नेता के मुंह में हम जुबान बनकर नहीं बैठ सकते। के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। जुड़ेगा भारत भाई साहब। के शर्मा जी, चलिए आप ये ध्यान दीजिए, आप बताइए पेट्रोल डीजल। साधना जी, हो गया, मैं के शर्मा का जवाब ले रहा हूं। वो बहस करने नहीं आई हैं, उनको ये कांग्रेस सोच समझ के भेजती है ऐसे लोगों को कि वहां जाके हो हल्ला मचाओ और बहस को बेकार करो, इसीलिए ये विषय पे नहीं आते। अब आइए, मैं बलात्कारियों को संस्कारी कहने के लिए साधना भारती जी, देखिए इस तरह से बीच में नहीं, साधना भारती जी इस तरह से बीच में नहीं, बहस की गरिमा को बनाकर रखें। आप काफी सम्मानित हैं, आप बहस को डिरेल कर रही है। साधना भारती जी, आप बहस को डिरेल कर रही है। मैं के शर्मा का जवाब आने दीजिए। सुनने का धैर्य रखिए, सदन में नहीं सुन रहे, कम से कम यहाँ सुन लीजिए। सुनने का धैर्य रखिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। अब ऐसे कैसे बोलूंगा विशाल जी, आप बताओ। मैंने सबको रोका, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी का प्लेटफॉर्म जी न्यूज किसी को नहीं देता है। साधना भारती जी, थोड़ा धैर्य रखिए, यहाँ के शर्मा को सुन लीजिए। सदन में नहीं सुना है कम से कम। के शर्मा जी, आप बात रखिए। वाले लोग मुझे ना बताएं, ये गॉड से वाकई हिंसा हो गया। साधना जी, हो गया। साधना जी, देखो इस तरह से नहीं, मैं आपको आपके पास फिर आएंगे। आप इस तरह से अन्य मेहमानों को डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आप अपने मुद्दों को उठाइए और जवाब लीजिए। आप अगर सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब सुनने का धैर्य रखिए, जवाब सुनिए। साधना भारती जी, इस तरह से मत भागिए जवाबों से। आप अगर सवाल उठा रही है, उनको सुनने का धैर्य रखिए, वो क्षमता रखिए सुनने का। के शर्मा जी जवाब दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने सभी को रोका है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है। साधना भारती जी, मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी में सभी को रोका है। के शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए विशाल जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, के जी मैं आपके पास आ रहा हूं। साधना भारती जी, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तब आपका एक ही काम है कि मीडिया पर अटैक करिए, चौथे स्तंभ पर अटैक करिए। आप क्या लोकतंत्र की बात करती हैं? मैं सीधे तौर पर आपसे सारे सवाल पूछ रहा हूं, आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं और आप लगातार सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुनने का धैर्य रखिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने कहा विशाल जी, इंदिरा जी ने, इन्होंने कहा ठीक है भारत के उसके पाकिस्तान के टुकड़े किए, लेकिन मैंने पूछा जब इमरजेंसी लगा के इस देश के लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? उसका कोई जवाब नहीं है। सिखों का नरसंहार किसने करवाया इस देश में? उसका कोई जवाब। तो आपके काले कलंक जो हैं वो तो रहेंगे आपके साथ ना, उससे कैसे पीछा छुड़ाओगे आप? और वो तो आपने किया है और सोच समझ कर किया है, उसके लिए माफी तक नहीं मांगी आज तक। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार में मां बेटे जेल से बेल पर है या नहीं आपके यहां? ये बताइए आप, आपके कितने नेता और मंत्री जेल से बेल पर हैं? तो भ्रष्टाचार की बात आप न करें। दूसरी बात, ब्रजभूषण चरण सिंह पर माफी मांगो, अब फिर वो चिल्ला पर माफी मांगो। साधना जी, और की बात को देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं।
हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रही हैं साधना जी। इस तरह से बहस नहीं हो सकती मेरा किया है आपने, नहीं कर साधना भारती जी, इस तरह से बहस नहीं हो सकती है। किसी का ऑडियो डाउन नहीं किया, रिकॉर्ड पर है। आप इस तरह से बेबुनियाद आरोप न लगाइए। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं, आप अन्य मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए, धैर्य रखिए। मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं तो मैंने क्या गलत बोला? मैं तो यही कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के मामले में मां बेटे सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल से बेल पे है या नहीं, ये बताइए। तो उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? बदजुबानी के लिए अभी भी राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा है या नहीं है? उनकी सजा पर रोक लगाए, सजा खत्म नहीं हुआ है। वो क्या उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर माफी नहीं मांगी क्या अपने झूठ बोलने का? तो ये आज भी वो अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो इनकी परंपरा बन चुकी है विशाल जी, कि सदन के अंदर ये सामना कर नहीं सकते, विषय पर बहस कर नहीं सकते। अभी आपने पूछा कि इस पर बोल लेते, जबकि हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बाकायदा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था पर 1 घंटे से ज्यादा का जो है अपना स्पीच दिया है। हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के विषय पर अलग से दिया है, हर क्षेत्र में जो है हमारे वक्ताओं ने बोला। कांग्रेस किसी रणनीति पर ही नहीं थी कि उन्हें करना क्या है। इन्हें यही समझ में नहीं था कि वहां सदन में हमें क्या विषय उठाना है, क्या हमें रखना है। तो ये वहां दिखा कि ये जो कुछ भी लेकर आए, ये किसी सोच से नहीं लाए, किसी रणनीति के तहत नहीं लाए, बल्कि अपनी पोल अलग खुलवा ली वहां पर। तो ये तो कांग्रेस की रणनीति है। खैर, उसमें हमें कुछ नहीं लेना। आप देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो, हम तो, हमारे को तो आपने अवसर दिया, हमने तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, विषय भी रखा, सारी बातें भी रखा। हाँ, सदन छोड़ के भागे आप, मुझे जवाब देने आपकी पोल खुल गई अलग से, कलई खुली आपकी अलग से, और जो आपके अंदर देश के प्रति जो घृणा छुपी है वो आपके नेता की जबान से निकला। भारत माता के कत्ल और हत्या की बात करना, ये कोई भी देशवासी जिसके अंदर विशाल के शर्मा जी, आज ममता बनर्जी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया होगा, उसकी जबान से ये शब्द निकल ही नहीं सकता। ये सोच, ये मानसिक, इतनी नीचे गिरी हुई मानसिकता हो ही नहीं सकती किसी व्यक्ति की। के शर्मा जी, आज ये एक बात करके समाप्त करूंगा। इन्होंने वर्तमान समय की बात की, मैं वर्तमान की भी सुनाता हूं इनको। जिस समय चीन के सामने भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी, उस समय देखिए टेंशन इतना जो है, वहां पर एकदम युद्ध की स्थिति है। और राहुल गांधी कहां पर मिलते हैं? रात को चीनी दूतावास में डिनर करते हुए, वहां जो है वो चाउमीन खाते मिलते हैं। चीन से आपका पैक्ट क्या होता है? अरे किसी राजनीतिक दल को कोई चंदा देता है क्या? लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस तरह आपका पैक्ट है। विदेश जाएंगे, विदेश में भारत की केवल अवमानना के सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। एक बार भी प्रशंसा के एक शब्द नहीं बोल सकते भारत की। ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, कम से कम कहीं तो आपकी जबान से आना चाहिए। आप भी तो इस देश के निवासी। बिल्कुल। के शर्मा जी, ममता बनर्जी ने आज एक आरोप लगाया है आपकी सरकार पर। वो आरोप है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो बिल आ रहा है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार के इस नए कदम का हम विरोध करते हैं, और सीजेआई की जगह जो कैबिनेट मंत्री को दिया जा रहा है, इससे जो न्यायपालिका है कहीं ना कहीं और जो अन्य संस्था है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, उनको तो क्या करना है, उनको आरोपी लगाना है। उनको पता है कि उनको ना सत्ता में आना है ना कुछ करना है, उनको तो सरकार का हर कदम का विरोध ही करना है ना। हमने अभी देखिए 3 कितने महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं विशाल जी, जिसमें हमने देश की जो है कानून, उसको जो है सीआरपीसी को चेंज करके देश की नागरिक सुरक्षा की बात की है हमने। उसमें कितने महत्वपूर्ण हमने परिवर्तन भी किए हैं, लोगों को सुविधाएं दी हैं हमने उसमें। तो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, देश के किसी बिल से इनका कोई मतलब नहीं है, ना किसी भी तरह का देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब है। इनको अपनी व्यक्तिगत राजनीति से मतलब है, और वो भी देश हित में नहीं, अपने दल के हित की राजनीति के लिए मतलब है। तो इनको तो ये कहते दीजिए, आरोप लगाने दीजिए। चलिए, मैं टीएमसी प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं। टीएमसी प्रवक्ता से मैं जवाब लेता हूं। क्या सिर्फ विरोध करना है मकसद, जो ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले बिल को लेकर विरोध किया है? स्वयं पुरोहित, कैसी बात कर रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप समझिए,
चीफ चुनाव आयुक्त अगर इससे हट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने मनमानी से एक पपेट को बिठा देगी, जैसा उन्होंने ईडी के संज्ञान में किया, चीफ जस्टिस ने क्या किया, लताड़ा सरकार को, केंद्र सरकार को लताड़ा, तो ये उस चीज के अंदर में संवैधानिक पदों के साथ में जिस तरह से ये सरकार छेड़छाड़ कर रही है, उसके विरोध में पूरे देश की आवाज उठाने के लिए ये गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का, जिसके अंदर में ममता बनर्जी मुख्य है। ममता बनर्जी ने ये बात 2021 से उठा रही है, जहां पे इनकी सरकारें नहीं है, उन राज्यों को पैसा नहीं देते हैं ये लोग। देखिए झूठे और फ्रॉड लोग हैं। देखिए पीएम केयर फंड के अंदर में कहां से पैसा आता है? टिकटॉक कंपनी पैसा देती है, जियो भी, मतलब चाइना की कंपनी से पैसा आता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। सीएजी रिपोर्ट के अंदर में खुलासा हुआ है आयुष्मान भारत को लेकर के, आयुष्मान भारत के अंदर में 7.5 लाख डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं, उसमें नंबर दिया गया है 99999999। एक ही नंबर पे 7.5 लाख डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हुए हैं, मगर मोदी जी दूध के धुले हुए हैं। अजित पवार के साथ में अगर गोदी में बैठ जाएंगे तो दूध के धुले हुए हैं ये, क्योंकि वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी है। देश के सामने में जिस तरह का एक माहौल खड़ा किया है कि भाई चुनाव तो हम मैनेजमेंट करके जीत लेंगे, तो ये देश की जनता जाग चुकी है। लेकिन स्वयं पुरोहित जी, पश्चिम बंगाल में आप अधीर दादा को क्यों नहीं समझा पाते हैं? सोचिए, अधीर दादा आपके विरोध में क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या वो INDIE के सहयोगी दल के नेता नहीं है? थाली में टमाटर नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रचार में लग गए हैं राज्यों के स्वयं पुरोहित जी, ये कैसा देश को चला रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं? स्वयं पुरोहित जी, मेरा बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपने बोला प्रधानमंत्री कल 2 घंटे का कि बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन बना है, लेकिन आपके उसी गठबंधन में जो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनको ममता दीदी की बातों पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? मुझे लगता है कि भाजपा से ज्यादा सवाल तो वही खड़े करते हैं आपके ऊपर। देखिए मैं मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। ममता बनर्जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी जो भी बात बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, वो सर्वे सर्वा नहीं है। व्यक्तिगत कैसे होगा? वो नेता प्रतिपक्ष है इस वक्त लोकसभा में। होगी उनकी दुखती नस हो सकती है, मगर उसके बावजूद भी जब उनको सस्पेंड किया गया तो हमारे नेता कल्याण बनर्जी ने उनके पक्ष में खड़े रहे। हम लोग साथ में रह करके छल करने वाले लोग नहीं है, या तो आपके साथ है या आपके साथ नहीं है। ये अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात करना तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करिए, वो जवाब देंगे। हमें अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात नहीं करनी है। हम देश को बचाने की गठबंधन है स्वयं पुरोहित जी, INDIE नो आईडी नो वोट की बात अब तो गठबंधन है, आपको पता होना चाहिए। अभी भी टोपी ट्रांसफर होगी एक दूसरे के ऊपर। स्वयं आज वही बात मांग फिर उड़ रही है कि आप इलेक्शन कमीशन को स्वयं पुरोहित जी, क्या अभी एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर होगी? अब तो गठबंधन का ऐलान हो गया 26 दलों का। नहीं, हम जिसके साथ है, कोई टोपी ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी वाले करने में मास्टर है, वो करेंगे। इधर उधर देखिए YSR रेड्डी के साथ में क्या हुआ। YSR जो जगन रेड्डी है, जगन रेड्डी ने इनको अधीर दादा के बारे में वोट दे दिया और आप YSR पे जा रहे हैं। CBI के डर के मारे। चलिए, स्पाइन कमजोर है, जो कमजोर लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे। चलिए मैं चलता हूं LJP के प्रवक्ता के पास। LJP के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र कुमार जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव जिस मूल भावना के तहत लाया जाता है उन मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रख पाया क्या? देखिए विशाल जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने सदन में बोला था, उस बात को जरा ध्यान से आप कवर किए होंगे तो सुने होंगे। इन लोगों ने खुद में अपने को विश्वास लेने के लिए कि मेरे साथ सदन में कितने लोग खड़े हैं, इसका परीक्षण करने की एक कवायद थी। और इन लोग कितने कमजोर हैं, ये यूनिटी ऑफ करप्शन है। और सब लोग अपने करप्शन में, अपने केस से बचने के लिए एक समूह बनाए हैं। बंगाल में अभी आप चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, खून की होली खेलते हैं कांग्रेस और टीएमसी वाले लोग। लेकिन देखिए कि जहां पर कमाने की बात है, जहां पे अपने पैसे बनाने की बात है, भ्रष्टाचार में यूनिटी की बात है, वहां पर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सीट नहीं देंगे, बस हमको अपने जगह पे लूटने दो, तुम अपने जगह पे लूटो। अरे ये तो अंग्रेज लोग किए थे ना। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, इसी बंगाल के रास्ते से आई थी। आज फिर वही आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, आई डाउट, ए डाउट वाले जो गठबंधन वाले लोग हैं ना, ये संदेहास्पद गठबंधन वाले लोग हैं। ये बंगाल के रास्ते से ही, जिसका निश्चित तौर पर नेतृत्व दीदी कर रही है और उसके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये लूट का, भारत में लूट का मार्ग बंगाल से प्रशस्त करते हुए और दिल्ली होते हुए कई अन्य राज्य और बिहार तो इसकी गंगोत्री रही है ना। आदरणीय लालू बंगाल में नहीं है। पुरोहित जी जरा तो सुनिए,
अरे हाँ आपके- पूरे आप लोग के आपकी जो पूरे पार्टी है गठबंधन वो में तो वंशवाद की आपके पार्टी जहाँ है। अरे वंशवाद आपकी की पार्टी है, की मोदी क्या जी हालत लोग है करते हैं, चिराग पासवान कैसे आ बांग्लादेशियों गए? को पहले रोकिए ना। आप तो देश को गठबंधन का तो छोड़ दीजिए, अरे पहले गृह देश के मंत्रालय क्या कर विभाजन रहा की है? तरफ गृह आप बढ़ा मंत्रालय रहे सोया हुआ है क्या? हैं। बंगाल को खंडित करने का काम आप कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल देशद्रोह का काम आपकी पार्टी और आपके नेता कर रहे हैं। तो आप पहले देश को बचाइए, तब ना राजनीति कीजिएगा, तब ना प्रधानमंत्री बनिएगा या मुख्यमंत्री बने रहेगा। इसलिए उस पर नहीं बोलिए। बंगाल की हालत अगर नहीं सुधार की गई तो आने वाले 5 सालों में 10 सालों में चलिए। एक बहुत बड़ा नासूर बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल, मैं साधना भारती जी के पास चलता हूं। साधना भारती जी, साधना भारती जी, प्रधानमंत्री ने सदन में यह कहा, अगर आपने सुना होगा, हालांकि आपके नेता चले गए थे, मुझे नहीं पता उन्होंने सुना कि नहीं सुना, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है और ना ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की जानकारी। जी आदरणीय विशाल जी, देखिए सबसे पहली बात कि मैंने तो पहले ही कहा, आदरणीय मोदी जी ने भी सदन में आके भी महाझूठ बोला और अब वो मोदी जी कह रहे हैं नीयत नहीं है, नीति नहीं है। अगर भाजपा की नीयत और नीति होती तो मुझे लगता है सिलेंडर आज भी 400 में होता। डीजल पेट्रोल कहते थे भाजपा ही 35 रुपए में देंगे, कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार लाओ इनकी सरकार। तो जब से आई मोदी सरकार तो बंद हुए सब कारोबार। कोरोना का भी ताक कहर अपार, डीजल पेट्रोल पहली बार 100 के पार, किसानों पर हुआ अत्याचार, महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार। तो ये बेशर्म है ये सरकार, इनका जनता से नहीं है सरोकार, यही सच्चाई है। और आप ये मानकर चलिए, आदरणीय ये कह रहे थे अभी एलजेपी जी के बैठे हुए हैं, देखिए चाचा भतीजे में लड़ाई भाजपा ने ही कराई है और चाचा तो भय गए मंत्री, अब भतीजा तरसाई दी है, अब क्या करें। अब ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि अब मंत्री पद की कुर्सी किसको चाहिए। चाचा भतीजे में लड़ाई किसने कराई, माँ बेटी को किसने लड़ाया, बहन बहन में लड़ाई किसने कराई। अभी तक तो पार्टी तोड़ते थे, ये भाजपाई परिवार तोड़ने पर भी आ गए। और देखिए कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी तक अली बाबा के 40 चोर सुने थे, 38 तो हो गए हैं एन डाउट डी डाउट ए में। अब देखते हैं कि अब ये अली बाबा के 40 चोरों में कहां से ढूंढ कर लाएंगे, ले ही आएंगे। साधना जी, किस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? अली बाबा के 40 चोर, ये खुद मैं एन डॉट बात कर रहा हूं। और बाबा हमारे यहाँ नहीं है साधना जी, बाबा आपके यहाँ है, एन डॉट बाबा आपके यहाँ है, एक ही बात कर रही जी। अरे बाबा आपके यहाँ है, बाबा उपनाम आपके नेता का है। जी। मैं एन चलिए, आपने धीरेन्द्र कुमार की लाइन को कम से कम उठाया। बाबा आपके नेता है, उनका उपनाम है, इसलिए अली उन पर लगता है। अली बाबा वो है और 40 धीरेन्द्र जी एक एक करके साधना भारती की बारी है। साधना भारती को अपनी बात रखने दीजिए। मैं नहीं बोल रही थी, मैं ये कह रही थी, मैंने तो जेपी नड्डा जी की लाइन को उठाया विशाल जी। वो कह रहे थे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो कुनबा किसका जुड़ा, 38 वालों का जुड़ा कि कब वालों का जुड़ा, वो तो खुद देखो। और महाझूठ की बात, देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा जो एक लोकतंत्र का मंदिर है उसको कलंकित किया, उसकी मर्यादा को झूठ बोला सदन में कि कलावती बुंदेलखंड की जिनसे राहुल गांधी जी मिलने गए उनका क्या करा। मोदी जी ने उन्हें शौचालय, स्वास्थ्य सब कुछ दे दिया, लेकिन कलावती जी सामने आई वो तो बुंदेलखंड की नहीं महाराष्ट्र की निकली। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने ही मदद की है, मोदी जी की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। फिर IIT IIM का झूठ, फिर IIMC का झूठ, फिर कह रहे थे 15 से 20 लाख आएंगे उसका झूठ, फिर कह रहे थे बनारस क्यूटो बनेगा उसका झूठ, कह रहे थे गंगा जी साफ हो जाएंगी उसका झूठ, फिर कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा उसका झूठ। इन्हीं के तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश के इन्हीं के सांसद लोकसभा में कहते हैं कि चीनी जाकर गांव बसा रहे हैं। इन्होंने क्या किया ये मुझे बता दें। चलिए के शर्मा जवाब दीजिए, कई सवाल उठाए साधना भारती ने बीजेपी से। के शर्मा सीधा जवाब दीजिए। तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए। साधना भारती जी जवाब ले लेते हैं। के शर्मा जवाब दीजिए। के प्रवक्ता झूठ बोलना बंद करें। के शर्मा जी, मुझे तो इसलिए हंसी आती है विशाल जी कि कांग्रेस की प्रवक्ता इन्हें हंसी आ रही है, बताइए। साधना जी देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला इस तरह से आप नहीं साधना जी, मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा साधना जी, इस तरह से नहीं। के शर्मा जी, बताइए के शर्मा जी, अरे आपकी बात तो सुनिए, आप भी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी को हंसी आ रही है, आप सुनने का धैर्य रखिए। हंसी आ रही है साधना जी, इस तरह से नहीं। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हंसने का समय है। मणिपुर की साधना भारती जी, साधना भारती जी, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या करें हम? के शर्मा जी जवाब दीजिए। अच्छा, कलावती पर भी बुलवाइए। मुझे हंसी इसलिए आई कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट याद करके आई हैं। ये स्क्रिप्ट ही कम से कम राहुल गांधी को दे दिए होते। यही स्क्रिप्ट जाकर राहुल गांधी यदि बोल गए होते सदन में
तो कम से कम स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत है। साधना भारती जी, साधना भारती जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप इस तरह से साधना भारती जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए। सदन में नहीं सुन सकते, टीवी पे नहीं सुन सकते, पत्रकारों को नहीं सुन सकते। आप सवाल पूछ रही हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब नहीं सुन पा रही हैं। नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है, स्क्रिप्ट याद करके आइए। साधना भारती जी, उनको बात तो पूरी करने दीजिए, उनको बात तो पूरी करने दीजिए। साधना भारती जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। आप इस तरह से अपनी बात कहके आप निकलने का प्रयास मत करिए। के शर्मा जी जवाब दीजिए। डिबेट को वो विषय पे बोल ही नहीं सकती है, बोल ही नहीं सकती है ये विषय पर। साधना भारती जी, साधना भारती जी, देखिए साधना भारती जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, कृपया आप धैर्य रखिए, शांति बनाकर रखिए। इस तरह से डिरेल मत करिए डिबेट को। जनता आपको देख रही है। आप मैं चाहूंगा के शर्मा जी की आवाज इस वक्त सामने आए। के शर्मा जी को जवाब पूरा करने का मौका दिया जाए। के शर्मा जी, देखिए ये कांग्रेसियों का संस्कार है विशाल जी, ये कांग्रेसियों का संस्कार है। वही संस्कार टीवी में देखने को भी मिल रहा है इनका, तो ये सामान्य सा है। अब मैं इतना ही कहता हूँ, मैंने यही कहा है कि एक महिला सांसद की, देखिए साधना भारती जी, मैंने आपसे बहुत अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी के बेटा को साधना भारती जी, हम अगर किसी की आवाज डाउन नहीं करते हैं, आप उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रही हैं। आप बहस को डिरेल करने का प्रयास कर रही हैं। सभी मेहमान बहुत शांति से आपको सुन रहे थे। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ सवाल उठाकर लोगों को सुनने का धैर्य नहीं रख पा रही हैं। जनता आपको देख रही है। खैर, जनता, विशाल जी ऐसे तो मेरा समय चला जाएगा। विशाल जी ये तो बदतमीजी हो रही है पूरे आपके चैनल से। नहीं साधना जी, इस तरह से ये बदतमीजी कर रही है बैठ के लड़की यहाँ पर। मैं आपसे अंतिम बार ये बदतमीजी कर रही है यहाँ पर बैठकर। आप एक डिबेट करने कर रही है, बदतमीजी कर रही है यहाँ पर। आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपके ऑडियो को डाउन करूं। आप मुझे मजबूर कर रही है। देश की जनता देख रही है। आप अन्य मेहमानों को नहीं बोलने दे रही हैं। आप जवाब नहीं सुनना चाहती हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सदन में से आपके नेताओं ने वॉकआउट किया। लोग ऐसा करेंगे, एजेंडा चलाएंगे। साधना भारती, एजेंडा कोई नहीं चलाता है। एजेंडा आपके दिमाग में भरा पड़ा है तो कोई क्या कर सकता है। खैर कोई बात नहीं। हम आपके एजेंडे में नहीं पड़ने वाले की बहस को डिरेल करें। मैं आपसे अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं, आप कृपया शांति बनाकर रखिए। के शर्मा जी का जवाब पूरा होने दीजिए, नहीं तो मुझे आपका ऑडियो अब फाइनली डाउन करना पड़ेगा। और भी गेस्ट बैठे हैं, गला नहीं दबा पाएंगे, आवाज नहीं बन रहा। साधना भारती जी, उसी का तो आप फायदा उठा रही हैं। के शर्मा जी, आप बात पूरी करिए। देखिए, मैं तो विशाल जी पहले ही कहा कि इसमें से कुछ लाइन ही राहुल गांधी वहां बोल लेते। वो तो वहां पर अपने घुटने जोड़ों का दर्द बताने लगे लोगों को। अपनी पता नहीं कहां की क्या समझती, तो पूरे देश ने देखा। और इतनी बार लॉन्च करते करते बेचारे अभी तक 13 बार से लॉन्च हो रहे हैं, अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को, ये किस पार्टी की प्रवक्ता है, इनको थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए अपना। ये वही पार्टी है विशाल जी जिसने अपने ही कार्यकर्ता का, इनका ही नेता, उसे बोटी बोटी काट कर यहां तंदूर में भून दिया। ये उस पार्टी से आती है, उस पार्टी की प्रवक्ता है। इनको थोड़ा सोचना चाहिए। इतने भावरी देवी कांड इनको याद नहीं होगा, नैना साहनी कांड इनको याद नहीं होगा। इन्हीं के प्रदेश से आने वाला नेता महिलाओं को, अपने ही नेताओं को, महिला नेताओं को टंच माल बोलता है। कोई कहता है पुरानी हो जाती है तो फिर कुछ और ही पता नहीं क्या क्या। तो ये उस पार्टी की प्रवक्ता, तो इनको कभी अपना आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। खैर, ये इनका मतलब है, ये जाने कैसे है, लेकिन देश ने ये सब चीजें देखा है विशाल जी, और इसके चरित्र को भी बहुत अच्छे, कांग्रेस के चरित्र को भी समझा है। तो इसलिए ये विषय नहीं, आज सच्चाई ये है कि ये जो गठबंधन, घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन के ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। इनका केवल एक नीति है कि किसी तरह जो है अपनी राजनीति जो है, अस्तित्व जो पूरी तरह समाप्त हो रहा है, उसको किसी तरह बचाया जाए। इस पूरे दल में अभी ये कह रहे थे, आप सोचिए देश की जनता ने कैसा समर्थन वो दिया है इनको, कैसी इनको यानी इनको रिजल्ट दिया कि ये प्रतिपक्ष के नेता बनने का भी इनके पास बहुमत नहीं दिया है देश की जनता ने। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है सदन के अंदर, यदि आप नियम से देखें। लेकिन हमारी उदारता देखिए, हमने वो स्थान दिया इनको। अभी अधीर रंजन चौधरी जी की बात हो रही थी,
अधीर रंजन चौधरी जी की तो वो हालत है कि देख के आश्चर्य हुआ। पूरे सदन में लोगों ने जो है देख के उनके प्रति एक तरह की संवेदना होती है कि कांग्रेस एक अपने नेता जिसको प्रतिपक्ष का नेता बनाया, उसको बोलने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव में बोलने के लिए टाइम नहीं। अविश्वास प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष लाता है, लेकिन उनको तो लाने का भी मौका नहीं दिया, बोलने का समय नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर उनको समय दिया गया। तो ये स्थितियां जो अभी अधीर रंजन चौधरी की बात आप कर रहे थे, वो तो चिल्लाते रहे वहां पर, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही है कि हाईकोर्ट में इसी ममता बनर्जी के अगेंस्ट वो गए, लेकिन इनकी पार्टी उनका बैकअप नहीं करती। वहां इनके कार्यकर्ता मर जाएं। पश्चिम बंगाल में तो आए दिन हत्याएं होती है ना। ममता बनर्जी जो है, उनकी जो है शासन में जितनी क्रूरता है, जितनी हत्याएं वहां हो रही हैं, जितने वहां मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं, उस पे तो बोलती बंद है। मुझे तो आश्चर्य होता है जी, बिल्कुल, एक महिला मुख्यमंत्री। चलिए देखिए, तो आज फिलहाल समय इतना ही है। के शर्मा जी, साधना भारती जी, स्वयं पुरोहित जी, धीरेन्द्र कुमार जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 24 के चुनाव से पहले किस तरह से सियासी वार पलटवार जारी है, देखना यही होगा आगे चलकर क्या कुछ सियासत दिखाती है।